गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका, जिसको अपन कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसको अपन कहते हैं हिंदी में परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। देखिए ध्यान से, परमाणु एवं अणु, तो किस तरह से जो परमाणु है उनका फॉर्मेशन होगा और किस तरह से अणु बनेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपका पार्ट है केमिस्ट्री का पार्ट है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 भी आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 से क्वेश्चन आपकी मेन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हमने चैप्टर को रीड क्यों किया, क्योंकि उन दो चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी मिलने वाले हैं, इसलिए उन चैप्टर्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। हाँ, भले उनके क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में मत करिएगा, लेकिन जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड की है उसको आप जरूर नोटबुक में या अपनी कॉपी के अंदर उतार लेने की कोशिश करें। जहमत थोड़ी सी आपको उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट तो आपको होगा जब आप लिखने बैठेंगे पेन से कॉपी के अंदर, फिर भी आप कोशिश करिएगा कि आपको जो कष्ट है वो कष्ट सा नहीं लगे, थोड़ा सा उसमें आपको इंटरेस्ट भी आए। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसको अपन कह रहे हैं परमाणु एवं अणु। सबसे पहले हम चैप्टर का यहाँ लेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं जब भी किसी काम को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उस काम के बारे में जानकारी लेना जरूरी है कि काम किस तरह से होगा। तो वही हम काम यहाँ करने जा रहे हैं कि क्या है परमाणु और अणु और इनका केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में क्या योगदान है। तो प्रस्तावना इसको अपन कहते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब है प्रस्तावना। तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। देखिए, बात करते हैं परमाणु की। परमाणु जो शब्द है, परमाणु शब्द एक महर्षि है हमारे। देखिए, हमारा जो भारत देश है वो महर्षियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और महर्षि कणाद ने परमाणु नाम का प्रतिपादन किया। यानी ये जो शब्द है परमाणु, ये परमाणु शब्द महर्षि कणाद ने दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की, कि जो परमाणु है इसकी व्याख्या किस तरह से की गई है। तो व्याख्या में सबसे पहला नाम आता है वैज्ञानिक का, और वैज्ञानिक है डाल्टन। डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की व्याख्या की। फिर से सुनिएगा एक बार, जो परमाणु शब्द है, परमाणु जो नाम है, हम अणु की बात नहीं कर रहे हैं, पहले परमाणु पे अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। नाम जो परमाणु है महर्षि कणाद ने दिया है। परमाणु की सर्वप्रथम व्याख्या की हम जो बात करते हैं वो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने व्याख्या की है। डाल्टन क्या कहते हैं कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है। सबसे पहली जो परिभाषा हमारे सामने आती है परमाणु की वो ये है कि परमाणु अविभाज्य है। यानी डाल्टन के अनुसार हम परमाणु को आगे छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, आज के संदर्भ में अगर अपन बात करें, तो डाल्टन का जो एक स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज हम जान चुके हैं वाकई में, वास्तव में अगर देखा जाए यानी वास्तविक रूप क्या है परमाणु का, तो वो भी आप जान लीजिए। वास्तविक रूप की अगर अपन बात करें तो वास्तविक रूप है आपके परमाणु का कि परमाणु एक विभाज्य कण है। ध्यान दीजिएगा, दो बातें यहाँ पे चल रही हैं साथ साथ। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, क्या करा रहे हैं आप, एक साथ दो बातें कर रहे हैं। देखिए, जरूरी है, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में अपवाद चलते हैं, नियम से हटकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन हम तो यहाँ तथ्यगत बात कर रहे हैं कि पहले क्या था और आज क्या है। हम उस स्थिति को एक तरह से तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। पहले परमाणु को माना जाता था अविभाज्य कण, जो कि कथन दिया गया है डाल्टन के द्वारा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य की अपन बात करें, यानी ये वास्तविक स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, ये वर्तमान है, ये प्राचीन काल की व्यवस्था मानी जा रही है। तो आज की स्थिति को अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु विभाज्य कण है। तो
तो आप बताइए मुझे कौन से कण होंगे, कौन से कण बनेंगे इसके विभाजन से। तो याद रखिए आप लोग, परमाणु का जो विभाजन है वो बनाएगा पेन। जी मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है पेन, इसको बोलेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक परमाणु के विभाजन से बनेंगे। बने को कह सकते हैं, देखिए पी से बनेगा आपका प्रोटॉन, ई से आपका बनेगा इलेक्ट्रॉन और एन से आपका बनेगा न्यूट्रॉन। तो ये बात हो गई है कि आज हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं और आज यही कहा जाता है कि परमाणु विभाज्य कण। लेकिन भाई कथन जो कहा गया है वो तो याद रखने ही पड़ते हैं कि पहले क्या कहा गया था। अब जो नए कथन, याद रखिए एक और चीज, विज्ञान में क्या होता है कि किसी एक वैज्ञानिक ने मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो आगे भी उस तथ्य को, उस तर्क को, उस लॉजिक को, उस स्टेटमेंट, उस मेथड को लेके आगे भी प्रयोग किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं प्रयोग? ताकि उस तर्क की तथ्यगतता का पता लगे, उस तथ्य की सत्यता का पता लगे। भाई मैंने आपको कहा कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर भाप बनती है, आपने कहा नहीं सर आप तो गलत कह रहे हैं। तो आपने क्या किया, आप घर पे गए, आपने पानी को गर्म किया और आपने वहां पे एक तापक्रम रखा, आपने एक थर्मामीटर लिया और आपने चेक किया कि सर ने कहा था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना प्रारंभ कर देता है और पानी की जो द्रव अवस्था है वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या किया, आपने चेक किया तो आपने देखा कि तथ्य जो है वो सत्य है। तो जो आगे प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोग तथ्य की सत्यता की प्रमाणिकता को देखने के लिए ही किए जाते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ है, परमाणु पहले ऐसा माना जाता था, आज ऐसा माना जाने लगा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पता लगाया गया कि क्या वाकई में परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है। तो जब प्रयोग किया गया, आगे आने वाले व्याख्यान में आपको यही बता देता हूं, हमारे यहाँ चैप्टर के अंदर भी आएंगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी अपन पढ़ेंगे। देखिए आगे आए हैं रदरफोर्ड, आगे आए हैं नील्स बोर, आगे आए हैं हेनरी मोजले। इन सभी वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित किया, साबित किया कि अब हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं और 3 मूल कण परमाणु के पाए जाते हैं, जिन 3 मूल कणों को अपन नाम देते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनकी व्यवस्था भी देखी गई है कि एक परमाणु में इनकी व्यवस्था किस तरह से होती है। याद रखिएगा हम आज केवल इस चैप्टर की प्रस्तावना पे प्रकाश डाल रहे हैं, हालांकि कुछ बिंदु जो यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इस चैप्टर के साथ भी लिंक है, कनेक्ट है। तो कोशिश कीजिए जो इंट्रोडक्शन आपके लिए चल रहा है उसको आप समझ सकें अच्छे से। अगर यहाँ पे आपको कहीं कोई संदेह, कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझे अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप, आपको उनका डेफिनेटली सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि परमाणु को पहले अविभाज्य कहा गया, अब विभाज्य कहा गया। विभाजन के बाद उसके 3 मूलभूत कण बनाए जा सकते हैं। इनके व्यवस्था अगर अपन देखें तो आज आप लोग सभी जानते हैं एक परमाणु की व्यवस्था को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की व्यवस्था है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कोशिका का केंद्रीय भाग केंद्रक कहलाता है। कोशिका पादप में भी है तो जंतुओं में भी है, लेकिन वायरस में नहीं है, क्योंकि वायरस अकोशिकीय है। वायरस को अकोशिकीय कहा जाता है, वायरस कोई कोशिका नहीं है। आज हम देखते हैं जो कोरोना ने अपना प्रकोप, अपना तांडव जो यहाँ मचा रखा है, और कहीं ना कहीं ये जो तांडव है वो वायरस की प्रकृति के कारण ही है। क्योंकि वायरस एक ऐसा, अब इसको अपन सजीव भी नहीं कह सकते, निर्जीव भी नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। यानी वायरस अकोशिकीय होते हुए भी इतना घातक क्यों हो रहा है? क्योंकि वायरस में इसका जो मूल, जो इसका हम कह सकते हैं जो रोग कारक संरचना है वो इसका न्यूक्लिक अम्ल है, जो कि डीएनए और आरएनए। वायरस में कभी भी डीएनए आरएनए एक साथ नहीं पाए जाते हैं, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाता है। तो इन आनुवांशिक पदार्थों की वजह से ही जो वायरस है वो इतना संक्रामक और रोग कारक के साथ साथ मृत्यु कारक भी बनता चला जा रहा है। क्योंकि सामान्यतया जो प्रतिजैविक औषधियां जो बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती हैं, वो जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट करती हैं, लेकिन वायरस के पास तो कोशिका भित्ति नहीं है। इसलिए विषाणु जो कोरोना कोविड-19 जो डिजीज चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, उसका जो नियंत्रण है काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि ईश्वर ने चाहा तो जरूर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है शुरू होगा
काफी कंट्री से ये मैसेज भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि मैसेज भी आ रहे हैं कि रशिया ने वैक्सीन बना ली है, तो जब मार्केट में आ जाएगी तब वो चीज देखने वाली होगी। तो हम बात करेंगे सभी सजीवों में कोशिका नहीं होती है, किसी में कोशिका नहीं होती है, तो ठीक उसी तरह से परमाणु के अंदर केंद्रीय भाग अवश्य पाया जाता है और उस केंद्रीय भाग को नाम दिया जाता है नाभिक। नाभिक के बाहर कोष पाए जाते हैं, ये है नाभिक, और नाभिक के बाहर पाए जाते हैं कोष। ये बाहर जो आपको दिख रहे हैं 2 सर्कल, ये कोष कहलाते हैं, ऊर्जा स्तर भी इनको कहा जाता है। और इन कोषों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहां प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह हमने देखा कि जो परमाणु और जो अणु हैं, एटम्स जो हैं, वो किस तरह से व्यवस्था के साथ एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा नोट्स की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।